गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में हमने सेल पढ़ा था, ठीक है। और सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। हमने इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़े थे, क्या क्या इसमें होता है, ठीक है, क्या क्या कंटेन होता है, ठीक, सब कुछ हमने इसमें पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अगर किसी घर की बाउंड्री ही ना हो तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर दीजिए कि अगर किसी के घर की बाउंड्री ही ना हो तो क्या होगा। कोई भी अंदर जाएगा, कोई भी बाहर चला आएगा, ना सिक्योरिटी होगी ना कंट्रोल होगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर सेल के बाहर मेम्ब्रेन ना हो तो सेल के अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा और बाहर के हार्मफुल सब्सटेंस अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हर सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं। ये सेल की सबसे आउटर लिविंग बाउंड्री होती है। ये क्या होती है, सेल की सबसे आउटर और लिविंग बाउंड्री होती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कवर नहीं करता, ये कंटिन्यूसली डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी बाहर, किस स्पीड में जाएगी, कब जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का कितना सारा काम है। ये पहले तो सेल की बाउंड्री है, ठीक है, कवरिंग लेयर है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, यही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ को अंदर जाना है, किस स्पीड में जाना है और किस चीज़ को बाहर आना है, ठीक है, किस स्पीड में बाहर आना है। ये सब ये डिसाइड करती है, किस समय जाना है, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रहा है। इसी वजह से इसे और क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। अगर मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर आने दे, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर आने दे तो बैक्टीरिया भी अंदर आ जाएगा, पॉइज़न भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर भी आ जाएगा। और अगर किसी यूज़फुल चीज़ को अंदर ही ना आने दे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब जैसे सेल ने सबको परमिशन दे दी, ठीक है, परमिट कर दिया कि आप सब अंदर आइए, बैक्टीरिया भी आ गया, वाटर, एक्सेस वाटर भी आ गया, ठीक है, पॉइज़न भी आ गया, सब कुछ आ गया, हार्मफुल चीज़ें सारी आ गई। लेकिन उसने किन किन चीज़ों को मना कर दिया, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को मना कर दिया, नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसे में सेल डैमेज हो जाएगा। इसीलिए मेम्ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। इसीलिए आपका जो मेम्ब्रेन है, हम सब का मेम्ब्रेन जो है, ये एक इंटेलिजेंट बैरियर की तरह काम करता है। इसको पता होता है किस चीज़ को अंदर आने देना है, किस चीज़ को बाहर जाने देना है, कौन सा हार्मफुल चीज़ है, क्या बैक्टीरिया है, क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ अच्छी है, इसे सब चीज़ पता रहती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो known as the plasma membrane is a critical structure that surround and protect the cell. It regulates the movement of substance into and out of the cell and facilitate communication with other cells. Here are the key feature of the cell membrane. Cell membrane is a thin, living, flexible and selectively permeable membrane that surrounds the cell, protect it and regulate the movement of substance into and out of the cell. ये इसकी definition है, ठीक है।
इस डेफिनेशन में 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बाद में बोले हैं। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है थिन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो मैंने इसमें बोली वो है थिन, उसमें थिन है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है, और हाँ बस इतना ही है। अब हम इन चारों को समझते हैं, ठीक है। थिन, फ्लेक्सिबल, लिविंग और सेलेक्टिव परमिएबल। पहला क्या है? थिन। थिन क्या है? सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बहुत पतली होती है। इन पतली की वजह से, हाँ, इतनी पतली कि इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। ये इतनी पतली होती हैं कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही क्लियरली देख सकते हैं। और हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही क्लियरली देख सकते हैं। थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 नैनोमीटर होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 7 to 10 नैनोमीटर होती है, ठीक है। नैनोमीटर कितना छोटा होता है? 1 मीटर को अगर 1 मीटर को 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट नैनोमीटर होता है, ठीक है। समझ में आया? नैनोमीटर कितना छोटा होता है? 1 मीटर को अगर 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसीलिए मेम्ब्रेन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसीलिए मेम्ब्रेन कैसी है? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब आता है लिविंग। तो लिविंग, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिविंग मेम्ब्रेन है, यानी इसके सेल एक्टिव होते हैं, यानी कि इसके सेल एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ वॉल की तरह खड़ी नहीं रहती, ठीक है। लिविंग जो है मेम्ब्रेन, जो है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? वॉल की तरह खड़ी नहीं रहती। ये कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन का काम करती रहती है। और ये क्या काम करती है? ये कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन का काम करती है, ठीक है। अब है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या है? फ्लेक्सिबल में मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल में मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। इसी वजह से आरबीसी जब बहुत छोटी ब्लड कैपिलरीज से पास होती है तो अपना शेप चेंज कर लेती है, इसी वजह से, ठीक है। आरबीसी जब बहुत छोटी ब्लड कैपिलरीज से पास होती है तो अपना शेप क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। अगर मेम्ब्रेन हार्ड होती तो आरबीसी टूट जाती। अगर मेम्ब्रेन हार्ड होती, थिक होती, तो क्या हो जाता? आरबीसीज टूट जाती। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव का मतलब होता है चॉइस करना। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? चॉइस करना। जैसे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हर किसी को एंट्री नहीं देता, ठीक है। स्कूल का गार्ड जो होता है वो हर किसी को एंट्री नहीं देता। स्टूडेंट आईडी देखकर ही गेट खोलता है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी खोलकर ही देखकर ही गेट खोलता है। वैसे ही मेम्ब्रेन भी हर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। वैसे ही मेम्ब्रेन अपना काम करती है कि हर मॉलिक्यूल को बिना आइडेंटिफाई किए अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। सिर्फ रिक्वायर्ड सब्सटेंस को ही एंट्री मिलती है। जब सेल्स को प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होगी, उसी सब्सटेंस को वो अंदर भेजेगी, नहीं तो नहीं भेजेगी। अब है नेक्स्ट हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हाँ, तो इसमें अब ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 1972 में सिंगर और निकोलसन ने ही मॉडल को एक्सप्लेन किया था। सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड जैसा मूवमेंट,
ठीक है। मोसैक का मतलब होता है डिफरेंट पीसेस का मिक्सचर। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये परमानेंटली एक जगह फिक्स्ड नहीं होते, इसीलिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी होती है और रिपेयर भी हो सकती है। ठीक है। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हम जो इमेज दिया हुआ है उसमें देखेंगे, ये जो इमेज दी गई हैं इसमें देखेंगे कि इमेज में बहुत सारे लेबल्स बने हुए हैं। ठीक है। इमेज में बहुत सारे लेबल्स बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसे एक एक करके समझेंगे। ठीक है। पहला क्या है? स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन मेनली 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन कितने पार्ट से? मेनली 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बिलेयर, ठीक है, बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। पहला क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर समझेंगे। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है? देखिए इस इमेज में जो 2 लेयर दिख रही हैं वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं। ठीक है। इस इमेज में जो 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रही हैं, ठीक है, जो 2 लेयर्स दिख रही हैं वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बाइलेयर का मतलब होता है 2 लेयर। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड होता क्या है? एक फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं। हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब लोविंग। ठीक है। यानी वाटर लोविंग हेड, ये वाटर को लाइक करती है। ठीक है। अब टेल, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है। टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, यानी वाटर से दूर भागने वाली टेल। ठीक है। ये कैसे क्या करती है? वाटर से दूर भागती है, ये वाटर को लाइक नहीं करती। ठीक है। इसकी टेल अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है? तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, हेड बाहर और टेल अंदर ही क्यों होती है? ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, हेड बाहर और टेल अंदर ही क्यों होती है? तो आंसर वहीं दे रही हूँ, हमारे सेल के बाहर भी वाटरी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। हमारे सेल के बाहर भी वाटरी इन्वायरमेंट होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी वाटरी होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है? वाटरी होता है। इसीलिए वाटर लविंग हेड्स दोनों तरफ वाटर की तरफ फेस करती हैं। ठीक है। वाटर अटैचिंग रहती हैं। ठीक है। और वाटर से डरने वाली टेल बीच में एक दूसरे की तरफ फेस करती हैं। ठीक है। इसी अरेंजमेंट की वजह से मेम्ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एनालॉजी। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी, सोचिए बारिश हो रही है और 2 लोग रेन कोट पहनकर एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ठीक है। रेन कोट का वाटरप्रूफ पार्ट बीच में आ गया और दोनों तरफ से पानी अंदर नहीं जा पाया। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फॉस्फोलिपिड
टेल्स बीच में बैरियर बनाती हैं। ठीक है। अब बाइलेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ना हो तो सेल का इंटरनल मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं होगा तो सेल का जो इंटरनल मटेरियल है सब बाहर आ जाएगा और हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन और बैक्टीरिया आसानी से सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। यानी बाइलेयर सेल को सर्वाइवल देता है। ठीक है। चलिए, अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो अभी हमने सेल मेम्ब्रेन का मेन फ्रेमवर्क फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। ठीक है, ये पढ़ा था। लेकिन सिर्फ फॉस्फोलिपिड से मेम्ब्रेन का काम नहीं चल सकता। ठीक है। सोचिए आप, अब एक और चीज़ सोचिए कि एक स्कूल की बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं हैं, तो स्कूल कैसे चलेगा? बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की वॉल है तो प्रोटीन उस वॉल पर काम करने वाले स्टाफ हैं। ठीक है। अब प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड या मेम्ब्रेन की सरफेस पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और ये मेम्ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। प्रोटीन के बिना मेम्ब्रेन सिर्फ एक कवरिंग बनकर रह जाएगी। प्रोटीन के बिना मेम्ब्रेन क्या बन के रह जाएगी? सिर्फ एक कवरिंग बन के रह जाएगी। ठीक है। अब टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इंटरनल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंटरनल प्रोटीन क्या है? इंटरनल का मतलब होता है मेम्ब्रेन का परमानेंट पार्ट। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर डीपली एम्बेडेड होता है। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन को सिर्फ टच करते हैं, लेकिन इंटरनल प्रोटीन मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करता है। अब फंक्शनल चैनल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है चैनल बनाना। ठीक है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? चैनल बनाना। ये बिल्कुल टनल की तरह होता है। जैसे माउंटेन के अंदर टनल बना दी जाए, वैसे ही प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर एक रास्ता बनाता है। ठीक है। इसी रास्ते से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस पास करते हैं। ठीक है। अब सेकंड फंक्शन इसका क्या है? कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि चैनल से भी पास नहीं कर सकते, तब कैरियर प्रोटीन उन्हें पकड़ता है। प्रोटीन अपना शेप चेंज करता है और मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पहुंचा देता है। इस प्रोसेस को कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दूं आपको, ग्लूकोज डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रोटीन का फंक्शन 3, रिसेप्टर प्रोटीन। अब मान लीजिए ब्लड में एक हार्मोन ट्रेवल कर रहा है, जैसे इंसुलिन हर सेल के अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है। इंसुलिन हर सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सबसे पहले वो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करता है। ठीक है। जब रिसेप्टर इंसुलिन को पहचानता है तभी सेल ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए रेडी होता है। अगर रिसेप्टर ही ख़राब हो जाए तो इंसुलिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। इसी वजह से डायबिटीज़ में रिसेप्टर्स का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ये आपका कुछ प्रोटीन का पार्ट था।
ठीक। नेक्स्ट है इसमें कार्बोहाइड्रेट। अब क्या दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट चेन्स अटैच टू प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट जो चेन्स हैं ये किससे अटैच्ड होती हैं, ये प्रोटीन से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और लिपिड से। ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर दे प्ले अ रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। ये क्या रोल प्ले करती हैं, रिकॉग्निशन में और कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, cholesterol embedded within the phospholipid bilayer. It helps to stabilize the membrane fluidity, making it less permeable to small water soluble molecules. इसमें दिया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड विद इन दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये किससे एम्बेडेड होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। इट हेल्प्स स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, फ्लूइडिटी होती है इसमें, मेकिंग इट लेस परमिएबल टू स्मॉल वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट एंटर एंड एग्जिट द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। अलाउइंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू एंटर विद वाइल कीपिंग हार्मफुल सब्सटेंस। ये किस चीज़ को अलाउ करता है, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है, बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बाहर ही रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड पैथोजेंस। देखिए, अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव बैरियर्स किसके अगेंस्ट, फिजिकल डैमेज और पैथोजन से। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह के डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता है। एंड सपोर्ट दी सेल्स शेप एंड इंटीग्रिटी, और सेल्स को सपोर्ट करता है, उनकी शेप और इंटीग्रिटी बनाए रखता है। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन तो कंटेन रिसेप्टर्स दैट बाइंड टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या कंटेन करके रखता है, रिसेप्टर, जो कि क्या काम करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हार्मोन्स। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद द अदर सेल, और ये क्या कर पाते हैं, अदर सेल से कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग सेलुलर रिस्पॉन्स, और सेलुलर रिस्पॉन्स भी दे पाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी इनपुट, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी ये क्या करता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायरिंग एनर्जी, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वाया पंप लाइक द सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसको एनर्जी की, देखिए पैसिव वाले को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव वाले को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम पंप की। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रिकॉग्निशन। कार्बोहाइड्रेट ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड इंटरेसिंग विद अदर सेल। कार्बोहाइड्रेट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और इंटरेसिंग करने के लिए विद दी सेल, क्रूशियल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म।
तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपने BA MS BHMS BUMS BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है CCH की 1 साल की कोर्स है, ठीक है, जो कि CCH का 1 साल का कोर्स है और ये कंप्लीट कोर्स होता है 1 साल का। इसमें आपको 25,000 देना होता है, ठीक है, CCH का। नेक्स्ट दूसरा एक कोर्स है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स, ठीक। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिसिन स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं कंप्लीट, और 1 साल का ये कंप्लीट कोर्स होता है और इसकी भी फ़ीस 25,000 है। अगर आप लोग चाहते हैं CCH और टेलीमेडिसिन कोर्स करना तो आप लोग वीडियो में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उससे आपको क्या कोर्स है, कितनी इसकी जानकारी, हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। जितनी भी आपकी क्वेरीज़ रहेंगी कि कितने साल का कोर्स है, कितनी फ़ीस रहेगी, फ़ीस मैंने बता दिया, कोर्स मैंने बता दिया, बाकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस है, कैसे करना है, ठीक है, ये सब आपको उस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हैं तो आप लोग कॉल करिए, वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू क्लास।